हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे थ्रिलर मूवी की जिसमें शहर के मशहूर आदमी की मरी हुई बीवी की हमशक्ल ये दावा करती है कि वो उनकी बीवी है। और इस मूवी का नाम है मेरा साया, जो हिंदी सिनेमा में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शहर के जाने माने वकील ठाकुर राकेश सिंह की वाइफ गीता बहुत बीमार होती है। उसे देखने के लिए डॉक्टर साहब आए हुए होते हैं। वो गीता को चेक करते हैं और कहते हैं कि मुंशी जी, गीता की तबीयत इतनी खराब हो गई और आपने मुझे बताया भी नहीं। तभी ठाकुर साहब की मौसी कहती है कि गीता की तबीयत अचानक खराब हो गई। और तभी डॉक्टर अचानक उन्हें रोककर बीच में बोलते हैं कि ठाकुर साहब को तुरंत फ़ोन करके विदेश से बुला लीजिए। गीता की तबीयत बहुत ही खराब है, कुछ भी हो सकता है। ठाकुर साहब खबर मिलते ही तुरंत इंडिया वापस आ जाते हैं। वो गीता की हालत देखकर उसे गले लगा लेते हैं। गीता ठाकुर साहब की बाहों में ही दम तोड़ देती है। ठाकुर साहब और उनकी फैमिली वाले बहुत रोते हैं। गीता का अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी याद में एक स्मारक भी बनाया जाता है। गीता की मौत के बाद ठाकुर साहब किसी से ज़्यादा बात नहीं करते। गीता के रिकॉर्ड किए गए गाने ही सुनते रहते हैं। एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर दलजीत उनके घर आते हैं और ठाकुर साहब को एक फ़ोटो देखकर पूछते हैं कि क्या आप इस लड़की को जानते हैं। ठाकुर साहब वो फ़ोटो देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो फ़ोटो बिल्कुल गीता जैसी होती है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पुलिस एनकाउंटर में 2 डाकुओं की मौत हो जाती है और एक डाकू भाग जाता है। गांव वालों से पूछने पर पता चलता है कि डाकू रंजीत सिंह के ये आदमी है। वहाँ पर एक लड़की को लाया जाता है। गांव का एक आदमी बताता है कि इसका नाम रैना है। अगले साल उसने मेले में नाच गाना किया था और फिर यहाँ के सरपंच पटेल पर भी उसने हमला किया था। यहाँ पर कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जिसमें इंस्पेक्टर बताता है कि ये औरत आपकी बीवी होने का कोर्ट में दावा कर रही है। यहाँ पर सीन कट होता है। दूसरे दिन अदालत में सरकारी वकील दलील पेश करता है कि ये औरत जो ठाकुर साहब की बीवी होने का दावा करती है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, क्योंकि उनकी बीवी तो मर चुकी है और ये सारा शहर जानता है। जज साहब औरत से कहते हैं कि आप किसी वकील को हायर करना चाहेंगी या फिर आपके पास कोई सबूत है। वो औरत अदालत में कहती है कि मैं अपना केस खुद लड़ूंगी और मेरे गवाह मेरे पति हैं। आप उन्हें गवाही देने के लिए इस अदालत में बुलाइए। अगले दिन ठाकुर साहब को अदालत से नोटिस आता है कि आपको यहाँ कल हाजिर होना होगा। कोर्ट में ठाकुर साहब उस औरत को पहचानने से साफ इनकार कर देते हैं। ये मेरी बीवी गीता नहीं है, ये तो डाकू रैना है, जो सज़ा से बचने के लिए ऐसा कर रही है। वो औरत जवाब देती है कि आप मुझे रैना क्यों बुला रहे हो, आप मुझे गीता बुलाइए। जिस पर जज साहब बताते हैं कि आप पर केस रैना के नाम से दाखिल हुआ है, इसलिए अदालत में सब आपको रैना ही बुलाएंगे। खैर, आप अदालत को कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे साबित हो जाए कि आप उनकी पत्नी हो। जिस पर रैना ठाकुर साहब से कहती है कि आप मुझे गीता क्यों बुला रहे हो, आप तो मुझे गीते बुलाते हो ना। ये सुनकर ठाकुर साहब बहुत भावुक हो जाते हैं। फिर वो औरत कहती है कि आपको पता है शादी के दिन आपने मुझसे कितनी प्यार भरी बातें की थी, आपने मेरी तुलना उस चांद से की थी। जिस पर ठाकुर साहब पलट कर जवाब देते हैं कि ये सारी बातें मैंने अपनी किताब में लिखी है, इसलिए तुम सब कुछ जानती हो, पर तुम मेरी बीवी गीता नहीं हो सकती। और ये सीन यहीं कट होता है। रात को ठाकुर साहब अपनी पत्नी गीता को बहुत याद करते हैं। फिर सुबह अदालत में जज रैना से कुछ ऐसी बात बताने के लिए कहते हैं कि जो सिर्फ उन दोनों के बीच हुई हो। जिस पर रैना बताती है कि ठाकुर साहब, आप कभी मंदिर नहीं जाते, लेकिन मेरे कहने पर वो बच्चे की मुराद के लिए एक बार मंदिर गए थे। ठाकुर साहब जवाब देते हैं कि हाँ, ये सही है, लेकिन ये बात तो पूरा मोहल्ला जानता है। जज साहब रैना से फिर से कहते हैं कि ये सारी बातें काफ़ी नॉर्मली है, जो हर किसी को पता होती है। कोई ऐसी बात बताइए जो पति पत्नी के अलावा किसी को नहीं पता। रैना आत्मविश्वास के साथ बोलती है कि ठीक है ठाकुर साहब, आप अपनी कमीज़ उतारिए। आपके दाएं हाथ के पीछे की तरफ एक बड़ा सा तिल है। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। सरकारी वकील भी ऑब्जेक्शन उठाता है, लेकिन जज साहब कहते हैं कि सच जानने के लिए ये तो करना पड़ेगा। ठाकुर साहब बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और अपनी कमीज़ उतारते हैं।
तो वहाँ सच में ही एक बड़ा सा तिल होता है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं। रैना जज साहब से फिर से कहती है कि मैं ठाकुर साहब को अकेले में कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ कि जो सिर्फ एक पत्नी को ही पता होती है। ठाकुर साहब भी बात करने के लिए मान जाते हैं। दोनों एक कमरे में बात कर रहे होते हैं। बाहर आकर ठाकुर साहब अदालत को बताते हैं कि रैना ने जो कुछ भी मुझे बताया, जो कुछ भी कहा, वो सिर्फ मेरी वाइफ गीता को पता था। फिर भी मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये मेरी वाइफ है। मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जज साहब मान जाते हैं और कल की तारीख देते हैं। घर जाकर ठाकुर साहब बहुत परेशान हो जाते हैं। वो अपने घर में सबसे पूछते हैं, क्या मेरे विदेश जाने के बाद घर में कोई आया था? ये सब बातें किसी ने उसे बताई है? उसकी मौसी मना कर देती है कि बेटा यहाँ पर कोई नहीं आया था। मुंशी कहता है कि कुछ वक्त पहले यहाँ पर चोरी हुई थी, पर कुछ चुराया नहीं गया। ठाकुर साहब उस पर गुस्सा करते हैं। व्हाट नॉनसेंस। दूसरी तरफ सरकारी वकील इंस्पेक्टर भी ये सोच रहे होते हैं कि रैना को ये सब कैसे पता चला। किसी ने बताया होगा। घर का कोई नौकर उसके साथ मिला हुआ है। अगले दिन कोर्ट में ठाकुर साहब रैना से पूछते हैं कि अगर तुम मेरी बीवी गीता हो तो तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? तुमने वो पहना क्यों नहीं है? रैना जवाब देती है कि वो मंगलसूत्र मेरे पास नहीं है क्योंकि उस रात को मैं घर से बाहर निकली थी तो कुछ डाकू मुझे उठा कर ले गए थे। ठाकुर साहब वो मंगलसूत्र कोर्ट में पेश करते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी बीवी का मंगलसूत्र है और मरते वक्त मैंने उसके गले से उतार लिया था। ये औरत उस डाकू गैंग की सदस्य है। जिस पर रैना कहती है कि मैं साबित कर सकती हूँ कि ये मंगलसूत्र मेरा है। तो ठाकुर साहब आपको याद है कि आप विदेश जाने वाले थे, तब यह मंगलसूत्र टूट गया था। आप तुरंत सुनार के पास जाकर इसे बनवा कर लाए थे और फिर विदेश गए थे। ये सब सच है ना? बताइए। ठाकुर साहब हाँ, ये सब कुछ सच है, ये कहते हैं और कोर्ट की सुनवाई अगले दिन के लिए मुलतवी की जाती है। रात को सरकारी वकील, इंस्पेक्टर और ठाकुर साहब सब सोचते हैं कि आखिर उस औरत को ये सब कुछ कैसे पता चला। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ कहीं से पढ़कर आई है। ठाकुर साहब को अचानक कुछ याद आता है। वो घर जाकर कुछ ढूंढने लगते हैं। पूरा घर तहस नहस कर देते हैं। मौसी के पूछने पर ठाकुर साहब बताते हैं कि गीता को डायरी लिखने का शौक था। वो छोटी छोटी बातें डायरी में लिखा करती थी। वो डायरी कहाँ है? मौसी और मुंशी जवाब देते हैं कि हमें नहीं पता। उस दिन जो घर में चोरी हुई थी, चोर आया था, उसने शायद ये डायरी चुराई होगी। ऐसा ठाकुर साहब को शक होता है। अगले दिन अदालत में ठाकुर साहब रैना से उस डायरी के बारे में पूछते हैं कि अगर तुम मेरी बीवी गीता हो तो तुम्हारे पास वो डायरी होगी। कहाँ है वो डायरी जिससे गीता हर रोज़ की बातें लिखा करती थी? रैना काफ़ी घबरा जाती है। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता वो डायरी कहाँ है। मैं उसे अपने साथ नहीं ले गई थी। ठाकुर साहब गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम गीता नहीं, तुम डाकू रैना हो। तुमने मेरी बीवी की डायरी चुराई है और ये सारी बातें पढ़कर कोर्ट को बता रही हो। तुम खूनी हो, तुम डाकू हो। रैना चिल्लाने लगती है, हाँ हाँ, मैं खूनी हूँ, मैं डाकू हूँ। ये कहकर वो पागलों जैसी हरकत करने लगती है। कोर्ट रैना को मेंटल हॉस्पिटल भेजने के लिए आदेश देता है और ये साबित हो जाता है कि वो गीता नहीं रैना है और ये केस यहीं खत्म होता है। आप सबको लगता होगा कि ये मूवी यहीं ख़त्म हो गई, पर ऐसा नहीं है। इस मूवी का असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। दूसरे सीन में डाकू रंजीत सिंह भेष बदलकर किसी होटल में रुका हुआ होता है। यह खबर इंस्पेक्टर रंजीत को मिल जाती है। वो ठाकुर साहब के घर पर नज़र रखने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर को लगता है कि रंजीत सिंह बदला ज़रूर लेगा। दूसरी तरफ रैना को मेंटल हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। वो पुलिस की नज़रों से छुपते छुपाते ठाकुर साहब के घर आती है। ठाकुर साहब पुलिस को फ़ोन करने वाले होते हैं कि रैना उससे गीता की कसम देकर रोक लेती है। वो कहती है, मैं ही आपकी गीता हूँ। मैंने जो आपसे छुपाया था वो सारा सच आज मैं आपको बता दूंगी। मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस यही रिवील होता है। वो कहती है कि मेरी एक जुड़वा बहन थी जिसका नाम निशा था। वो एक डाकू की गिरोह में शामिल हो गई थी। उसके बाद उसने अपना नाम बदलकर रैना रख लिया। मेरी माँ भी ऐसे ही थी। मैं उससे परेशान हो गई थी और फिर मेरी मुलाकात आपसे हुई। मैंने आपको खोने के डर से ये सब कुछ आपको नहीं बताया। जब आप विदेश गए थे तब रात को निशा घर आई थी। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसका बुखार बढ़ता चला जा रहा था।
मैं उसे मेरे कपड़े पहनाकर चुपचाप उसके लिए दवाई लेने के लिए चली गई ताकि वो सुबह ठीक होकर यहाँ से चली जाए। जब मैं बाहर निकली तो उन डाकुओं ने मुझे उठा लिया। जब उन डाकुओं को सच पता चला तो वो मुझे यहाँ छोड़ने वापस आ रहे थे और पुलिस इनकाउंटर में उनकी मौत हो गई और एक भाग गया। ठाकुर साहब शक की निगाहों से उसे देखते हैं और पूछते हैं कि वो कपड़े आपने कहाँ रखे। वो अलमारी के ऊपर इशारा करती है। ठाकुर साहब वो कपड़े वहाँ से उतारते हैं तो उसके साथ वो डायरी भी नीचे गिरती है। वो बहुत खुश होती है और बोलती है, शायद ये डायरी मैंने गलती से कपड़ों के साथ रख दी होगी। ठाकुर साहब को अभी भी यकीन नहीं होता। वो अपने कमरे की अलमारी खोलकर फ़ोटो दिखाती है जिसमें निशा और गीता दोनों जुड़ा बहनें होती है और उनके साथ उनकी माँ भी होती है। ये देखकर ठाकुर साहब दंग रह जाते हैं। इतने में उन्हें हवेली के बाहर गोली की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों बाहर जाते हैं। ठाकुर रंजीत सिंह को गोली लग जाती है। वो सरेंडर कर देता है और ठाकुर साहब से मिलना चाहता है। वो ठाकुर साहब को बताता है कि यही आपकी वाइफ गीता है जिसे हम गलती से उठा ले गए थे। निशा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। निशा चाहती थी कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूं, इसलिए वो मुझसे नाराज़ होकर शहर चली आई थी। हमने गलती से गीता बहन को उठा लिया। यही आपकी वाइफ गीता है। ये कहकर वो अपना दम तोड़ देता है। ठाकुर साहब को यकीन हो जाता है कि यही उनकी वाइफ गीता है और वो दोनों गले मिलते हैं। यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर हम इस मूवी की बात करें तो इसके डायलॉग्स, कोर्ट के सीन काफ़ी अच्छे हैं। आपको एंड तक पता नहीं चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत। इस फिल्म के गाने भी काफ़ी पॉपुलर है, जैसे कि नैनो वाले ने, झुमका गिरा रे, मेरा साया साथ होगा तो जहाँ चलेगा, एक्सेट्रा। आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।